बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस की जो हमने एक मेगा सीरीज़ चलाई हुई है, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और ये टर्म 1 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये उसी सीरीज़ का एपिसोड नंबर है 2nd। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लाइव सेशन से जुड़ जाएं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जान सकें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल लेवल 1 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन यूनान के नगर या राज्य किसके उदाहरण माने जाते थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संघात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन यूनान के नगर या राज्य वो किसके उदाहरण माने जाते थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जनता के शासन का क्या अर्थ है? जनता के शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट, जनता के द्वारा चलने वाला शासन। सेकंड, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन। थर्ड, सरकार द्वारा चलने वाला शासन। फोर्थ, संविधान के अनुसार चलने वाला शासन। तो जनता के शासन का यहाँ पर अर्थ है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन को जनता का शासन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजेता होता है। इसे क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष व्यवस्था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से संबंधित है। सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, इसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि इसमें से चुने जा सकते हैं, ठीक है। फिर है, उन मतदाताओं के लिए यह सरल है जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। थर्ड, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। फोर्थ, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ये भी सही है। तो इसमें से जो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये गलत है क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो सबसे आगे वही जीते, इस चुनावी प्रणाली का दूसरा संवैधानिक नाम क्या है? पहला, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे आगे वही जीते, इसका दूसरा संवैधानिक नाम है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये 4 योग्यताएं दे रखी हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सी योग्यता इसमें से गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो, सिंपल सी बात है, होना चाहिए। आयु 26 वर्ष हो, वह पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी अपराध में अभियुक्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें से जो योग्यता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, आयु 26 वर्ष। इसकी चुनाव लड़ने की जो आयु है वो मिनिमम जो है, यानी कम से भी कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 26 लिखा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए किस चुनावी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जो सबसे आगे वही जीते, बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोग की जाती है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक लोकतांत्रिक देश का संविधान
चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। यह मूलभूत नियम कौन कौन से होते हैं? पहला, कौन मत देने योग्य होगा एवं कौन चुनाव लड़ने के योग्य होगा। दूसरा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे एवं चुनाव की देखरेख कौन करेगा। थर्ड, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, और उपरोक्त सभी। तो विधायिका पर जितने भी काम छोड़े जाते हैं वो है उपरोक्त सभी। जो मूलभूत नियम है वो उपरोक्त सभी मूलभूत यहाँ पे नियम बताए गए हैं, वो सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1948 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली एवं वह उसका कितना प्रतिशत था? पहला, सीटें 415 80%, सीटें 515 90%, सीटें 425 84%, सीटें 475 69%। तो 1948 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, जो कि कुल उस समय के 80% के आसपास थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पहला, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें आपके दो ऑप्शन हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है बेसिकली। एक तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका यहाँ तक है, दूसरा है यहाँ से। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। फोर्थ ऑप्शन है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट ऑप्शन में दो ऑप्शन हो गए, दूसरा आपका तीसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा आपका चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है। तो अब इसमें से इसकी जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेकंड है कि मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता जो होता है वो एक किसी पार्टी को वोट देता है, इसीलिए एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निम्नलिखित में से किन देशों में अधिकतर उपयोग में लाई जाती है? इजराइल और इराक, भारत और अमेरिका, इजराइल और नीदरलैंड, इजराइल और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है कि किस देश में उपयोग की जाती है वो है इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। अब देखिए इजराइल से संबंधित एक प्रश्न है कि इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में ये जो प्रणाली है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। बेसिकली इसको बीच में से यहाँ से मैं बांट देता हूँ यहाँ से, इस तरह से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से आपका ये सेकंड ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि विधायिका, यानी इजराइल की जो विधायिका है उसे नेसेट कहते हैं। विधायिका के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। मतदाता प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टियों को वोट देते हैं। दूसरा यहाँ से है, प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें मिलती हैं। ऑप्शन थर्ड, 2015 के चुनावी परिणामों में लिवकुड, ठीक है, एक पार्टी का नाम है, इसको कुल 30 सीटें मिली, जो कि कुल सीटों का 23.40% था। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इजराइल की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताओं के बारे में उपरोक्त सभी वाला ये कथन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली कब से शुरू हुई? 1989 के बाद, 1988 के बाद, 2000 के बाद, या फिर 2014 के बाद? तो भारत में बहुदलीय गठबंधनों की जो कार्य प्रणाली थी वो 1989 के बाद में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। इसने देश की अपूर्णीय क्षति की है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड तजम्मुल हुसैन,
थर्ड भीमराव अंबेडकर, फोर्थ के.एम. मुंशी। तो पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में ये जो कथन है वो तजम्मुल हुसैन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ ये 26 जनवरी 2019 की अवधि तक का है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है अनुसूचित जाति 85 और जनजाति 45। सेकंड अनुसूचित जाति 86 और जनजाति 46। थर्ड है अनुसूचित जाति 84, जनजाति 47। फोर्थ है अनुसूचित जाति 88, अनुसूचित जनजाति 48। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 16। लोकसभा में निर्वाचन की किस प्रणाली को अपनाया गया है? फर्स्ट द्वितीय मतपत्र प्रणाली, सेकंड सीमित मतपत्र प्रणाली, थर्ड सांप्रदायिक मत प्रणाली, फोर्थ बहुमत प्रणाली। तो लोकसभा के निर्वाचन में चुनाव की जो प्रणाली है वो बहुमत की चुनावी प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डालेंगे और प्रतिनिधि भी उसी समुदाय का होगा। सेकंड, सभी मतदाता वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। थर्ड, ए और बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पृथक निर्वाचन मंडल क्या है उसके बारे में ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है कि एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डालेंगे। अब उसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ये तो आपके पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में है। अब दूसरा ऑप्शन बचता है ये वाला कि सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का चुना जाएगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20। परिसीमन आयोग का इनमें से कौन सा कार्य है? पहला कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कार्य है इसका। सेकंड, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा, ये कार्य है इसका। थर्ड, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचना। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो परिसीमन आयोग के उपरोक्त सभी कार्य हैं और जो थर्ड है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो कार्य तो सभी हो गए, उद्देश्य भी उसी में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 21। किसी भी चुनावी प्रणाली की जो कसौटी होती है वो क्या होती है? किसी भी चुनावी प्रणाली की कसौटी क्या होती है? फर्स्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। सेकंड, मतदाता सूची तैयार करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना। थर्ड, चुनाव प्रचार को नियंत्रण में लाना। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो किसी भी चुनावी प्रणाली की जो कसौटी है वो होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट 370, ऑप्शन सेकंड 324, ऑप्शन थर्ड 226, ऑप्शन फोर्थ है 371। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 324। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की धारा 324 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण क्या होता है? निर्वाचन की घोषणा करना,
प्रत्याशियों के नामांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना या फिर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना। तो निर्वाचन प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम चरण होता है वो होता है मतदाता सूची का तैयार करना। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? ऑप्शन फर्स्ट, मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका कार्य है। सेकंड, उम्मीदवारों का नामांकन करना, ये भी इसका कार्य है। थर्ड है मतदान केंद्रों की स्थापना करना, ये भी इसका कार्य है। अब जो इसका कार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण, क्योंकि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त? तो देखिए, सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति होता है वो चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है, फिर उसके बाद जो निर्वाचन आयोग होता है वो ऑफिशियल तौर पे इसे जारी कर देता है। लेकिन सबसे पहले कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? पहला, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या फिर राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दूसरा, इनकी कार्यकाल की अवधि जो होती है, रिटायरमेंट की अवधि जो होती है वो 65 वर्ष की आयु तक होती है। थर्ड है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में यहाँ पे जितने भी कथन बताए गए हैं ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए बच्चों है क्वेश्चन नंबर 29, मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गणना जो होती है वो कौन करता है? कि कितने मत आए हैं, किस पार्टी को कितने मत देने हैं, ठीक है, उसकी गणना कौन करता है? रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक, चुनाव आयोग, मतदान अधिकारी या फिर परिसीमन अधिकारी की देखरेख में? तो बेसिकली चुनाव आयोग का एक भाग है जो कि है रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक, ये मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गणना करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरुद्ध है? पहला, यह लोकतांत्रिक है। दूसरा, यह चुनावों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। चौथा, यह लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरुद्ध जो तर्क है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, कि यह चुनावों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मतदान की न्यूनतम जो आयु थी वो 21 वर्ष कब तक थी? 1984, 87, 89 या फिर 90? तो मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 1989 तक 21 वर्ष तक रही थी। अब उसी से संबंधित एक और प्रश्न हो गया कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? वह संशोधन कब हुआ था और कौन सा संशोधन था? पहला 1984 42वां संविधान संशोधन, सेकंड 1987 62वां संविधान संशोधन, तीसरा 1993 93 संविधान संशोधन, चौथा 1989 61वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। 1989 में हुए 61वें संविधान संशोधन के तहत ही
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर यहाँ पे बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 33 और आखिरी प्रश्न है हमारा ये, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय चुनावी प्रणाली में कौन कौन से सुधार करने की आवश्यकता है, यानी कि भारतीय चुनावी प्रणाली में कौन कौन से सुधार अभी और किया जा सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सर्वाधिक मत से जीत के प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाए। दूसरा, संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव करवाया जाए। तीसरा, चुनाव प्रचार आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाए। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण हो। फौजदारी मुकदमे वाले उम्मीदवारों को रद्द किया जाए और उपरोक्त सभी। तो भारतीय चुनावी प्रणाली में उपरोक्त सभी सुधार करने की यहाँ पे जरूरत देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे एंड होता है और मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो ज़रूर से इस वीडियो को अपने सभी जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके क्लास के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, उस पर ज़रूर भेजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।